एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। आज यहाँ पर हम फिनिश करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग संगठन से जो भी आपके 100 प्लस क्वेश्चन की जो हमने सीरीज यहाँ पर शुरू की थी। एक वीडियो उसकी पीछे हो गई थी और आज यहाँ पर हम दूसरी वीडियो में पूरा इस टॉपिक को फिनिश करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one is not correct in respect of delegation of authority? अधिकार सौंपने से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इंक्रीज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स, कन्वेंस कन्वेंस इन बिजनेस एक्सपेंशन, क्विक एंड बेटर डिसीजन पॉसिबल। तो पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा डेलीगेशन के रेस्पेक्ट में सही नहीं है। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन का मीन्स होता है आपका ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को सौंपना। तो ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को सौंपना ही आपका डेलीगेशन होता है। और इस डेलीगेशन से के रेस्पेक्ट में आपका कौन सा सही नहीं है? क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इंक्रीज हो जाता है? क्या प्रशासनिक कार्य में इससे वृद्धि हो जाती है अगर आप डेलीगेशन करते हैं? या अधीनस्थों के विकास होता है? देखो, विकास तो होता है, अधीनस्थों का विकास तो होगा ही अगर आप उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहे हैं और उनका उत्तरदायित्व भी निर्धारित कर रहे हैं। व्यवसाय विस्तार में सुविधा होती है, बिल्कुल होती है। और आपका क्विक बेटर डिसीजन, त्वरित त्वरित और बेहतर निर्णय संभव होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन प्रशासनिक कार्यों में वृद्धि नहीं होती है, ये आपका यहाँ पर गलत है। और यही पूछा था कि बताइए डेलीगेशन से रिलेटेड कौन सा नहीं है। तो इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इंक्रीज कुछ नहीं होता है, उनका काम नहीं बढ़ता है, प्रशासनिक कार्य बढ़ता नहीं है, इससे तो और कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटेंडेड form of delegation of authority is called specialization, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर। पूछ रहे हैं यहाँ पर कि अधिकार सौंपने का विस्तारित रूप को कहा जाता है। तो अगर आप अधिकार सौंप रहे हैं, ऑथोरिटी ऑथोरिटी दे रहे हैं, तो इसका मीन्स क्या होगा? इसका विस्तारित रूप क्या होगा? विशेषज्ञता होगा, केंद्रीकरण होगा, विकेंद्रीकरण होगा या श्रम विभाजन होगा? तो सही होगा आपका विकेंद्रीकरण। इससे क्या हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कुछ हाथों में न जाकर दूसरों को भी जा रही है। आगे देखते हैं। एसर्शन और रीजन में देखते हैं, प्रबंध के नियोजन के कार्य के अंतर्गत रिपोर्टिंग संबंध स्थापित किए जाते हैं। जो प्रबंध के नियोजन कार्य के अंतर्गत क्या किया जाता है? रिपोर्टिंग संबंध स्थापित किए जाते हैं कि किसको क्या रिपोर्टिंग करना है। रिपोर्टिंग तो क्या ये नियोजन के अंदर किया जाता है कि किसको किसको रिपोर्ट करना है? ये नियोजन में किया जाता है? ऐसा तो नहीं है ना, ये नियोजन का कार्य नहीं है। ठीक है, ये नियोजन में नहीं आता है, प्लानिंग में ये नहीं आता है। स्पष्ट रिपोर्टिंग संबंधों की स्थापना एवं पदानुक्रमित संरचना बनाने में मदद करती है। तो कह रहे हैं कि अगर आप स्पष्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसकी स्थापना कर रहे हैं, तो इसका क्या होता है? इसमें मदद मिलती है। मतलब द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हेल्प टू क्रिएट हायरार्किकल स्ट्रक्चर। कैसे आपका पदानुक्रमित संरचना बनाने में मदद मिलती है? बिल्कुल, ये सही कह रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन डी होगा। पहला गलत था लेकिन दूसरा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर राइट फॉर्म ऑफ टॉप बॉटम अ चैन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन पोस्ट मतलब ऑफिस के अंतर्गत ऊपर से नीचे तक विभिन्न पोस्ट कार्यालयों के बीच एक श्रृंखला स्थापित की जाती है। योजना में, संगठन में, नेतृत्व में, संचार में। ये प्लानिंग में होती है, ऑर्गेनाइजिंग में होती है, लीडरशिप में होती है, कम्युनिकेशन में होती है। तो सही ऑप्शन होगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में बताया जाता है कि टॉप से बॉटम आप किस तरह से आपकी चैन होगी। एक चैन बनाई जाती है जिसमें पता होता है कि कौन किस पोस्ट पर होगा, किसके क्या अधिकार होंगे और किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वो ऑर्गेनाइजिंग में होता है, मतलब संगठन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वेरी एवरी मैनेजर गिव्स मोर इम्पोर्टेंट टू डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज रिजल्ट टू इग्नोरिंग। कार्यात्मक संगठन में प्रत्येक प्रबंध विभागीय उद्देश्यों को अधिक महत्व देता है। जो विभाग के उद्देश्य हैं उसमें ज्यादा महत्व देना है। इसके परिणाम स्वरूप
की अनदेखी होती है। किसकी अनदेखी होती है? कर्मचारी की अनदेखी होती है, संगठनात्मक उद्देश्य की होती है, मालिक की होती है, ग्राहक की होती है। तो देखिए क्रियात्मक संगठन में अपने वो किसको देगा? अपने विभाग के जो उद्देश्य हैं उसको महत्व देगा। देखिए समझिए आप, अगर यहाँ पर आपके अलग अलग विभाग बने हुए हैं, ठीक है, और ये किसके हैं? एक एक पूरा फर्म है, एक पूरी फर्म है, उसके ये विभाग बने हुए हैं, और यहाँ पर जो भी मैनेजर है, ठीक है, यहाँ पर जो भी मैनेजर हैं तीन, वो क्या करेंगे? वो उनके विभाग के उद्देश्य क्या है वो उसको ध्यान देंगे, इसको ध्यान देंगे। इसका मतलब जब ये इसको ध्यान दे रहे हैं तो जो संगठन के उद्देश्य है उसको क्या हो जाते हैं? वो उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको ये इग्नोर कर देते हैं। इनको तो जो काम सौंपा गया है बस ये इसी पर ध्यान देते हैं। तो इससे क्या होती है? इससे होता है आपका संगठनात्मक उद्देश्य की अनदेखी हो जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? यहाँ बी हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेलीगेशन मेक्स, प्रतिनिधित्व मंडल निर्णय को संभव बनाता है, मतलब डिसीजन पॉसिबल। तो इफेक्टिव डिसीजन पॉसिबल होते हैं डेलीगेशन से, क्विक डिसीजन होते हैं, गुड डिसीजन होते हैं, क्विक एंड गुड डिसीजन होते हैं। तो ये होते हैं क्विक एंड गुड डिसीजन। जल्दी और अच्छे डिसीजन होते हैं यदि आप डेलीगेशन को फॉलो कर रहे हैं, डेलीगेशन आप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेलीगेशन इज अ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। प्राधिकार का प्रत्यायोजन प्रबंध पदानुक्रम का आधार है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है, सही कह रहे हैं। डेलीगेशन ये बेसिक मैनेजमेंट हायरार्की है, बेसिस है ये किसके लिए? मैनेजमेंट हायरार्की के लिए। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी स्टेब्लिश सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप। जो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का मीन्स ये होता है, इससे स्टेब्लिश्ड होती है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में रिलेशनशिप कैसी होगी। तो ये भी बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसी के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी ब्रिंग्स पीपल इन द कॉन्टैक्ट विद one another, which increase the mutual understanding. Consequently, plural is established, cooperation established, या दोनों होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा cooperation। इससे क्या होता है? सहयोग की भावना बढ़ती है। जहां पर ऑथोरिटी, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी क्या करती है? लोगों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाती है और उससे क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है, उनके आपसी समझ बढ़ती है, और आपसी समझ बढ़ने से क्या होगा? उनमें अच्छे संबंध भी स्थापित होंगे और वो एक दूसरे को सहयोग करेंगे, मतलब कोऑपरेशन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, सहयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट विच गिव्स देम अ आइडेंटिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। किससे प्रबंध के कर्मचारियों की भागीदारी को बढ़ाता है, जिससे उनके संगठन में एक पहचान मिलती है। तो किससे संगठन में उनकी पहचान मिलेगी? प्रबंध के कर्मचारियों की। कौन भागीदारी को बढ़ाता है? विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, उपरोक्त दोनों, या प्रतिनिधित्व मंडल। तो सही होगा विकेंद्रीकरण। जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर इससे क्या होगा कि यहाँ पर कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ जाती है, पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है एम्प्लॉय का, और इससे क्या होता है? उन लोगों की भी पहचान होती है, वो लोगों का भी आगे फिर उनकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइस द बर्डन ऑफ टेकिंग मैनेजरल डिसीजन विच हेल्प इन द टेकिंग क्विक एंड बेस्ट डिसीजन। कौन है जिससे क्विक और बेस्ट डिसीजन लिए जाते हैं? तो अभी बात की थी उसकी, क्या था वो? डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों नहीं है, डिसेंट्रल। ये डिवाइड कर देता है बर्डन ऑफ टेकिंग मैनेजरल डिसीजन, मतलब जो मैनेजमेंट का डिसीजन लेने का बर्डन था उसको कम कर देता है। तो वो किससे होता है? डिसेंट्रलाइजेशन से होता है, विकेंद्रीकरण से। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिंग स्वीटनेस इन द इंडस्ट्री रिलेशंस, औद्योगिक संबंधों में मधुरता लाता है। कौन मधुरता लाता है? आपका विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। इससे क्या होगा? सभी की जो योग्यता है उसको अप्रूव करने का अवसर मिलता है, जो भी अधीनस्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल you suggested for a firm which has the diversified activity and operation requiring a high degree of specialization। आप एक ऐसी फर्म के लिए किस प्रकार की संगठनात्मक संरचना का सुझाव देंगे जिसमें विविध गतिविधियां और संचालन है, जिसके लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है?
केंद्रीकरण की संरचना, सेंट्रलाइजेशन बताएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन देंगे, डिवीजन ऑफ स्ट्रक्चर देंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर देंगे। तो सही होगा यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर, मतलब फंक्शन के आधार पर कार्यात्मक संरचना को आप सुझाव देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है मैच करना है वेरियस पॉइंट्स ऑफ द रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन इन द कॉलम फर्स्ट, दियर रेस्पेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट इन कॉलम सेकेंड। स्पान ऑफ मैनेजमेंट, स्पान ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है आपका? अधिकार अंतरण, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो देखिए फंक्शनल में की बात करें यहाँ पहले स्पान ऑफ मैनेजमेंट देख लेते हैं। स्पान ऑफ मैनेजमेंट, span of management, it refer to the number of the subordinate that can be controlled by a manager। बिल्कुल सही है, can be, can be controlled, can be controlled। देखिए पहला तो बिल्कुल पहले से ही मैच कर रहा है, सही है, पहला तो पहले से ही मैच कर गया। स्पान ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ये उस नंबर को बताता है कि एक एक मैनेजर के नीचे एक मैनेजर सफलतापूर्वक कितने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर सकता है, ये उस संख्या को बताता है। और ये बताई जाती है, जो आइडियल मानी जाती है वो 5 से 6 मानी जाती है कि एक मैनेजर के नीचे सबऑर्डिनेट 5 से 6 होने चाहिए। फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर देखें, इट लीड्स टू द ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन सिंस एम्फेसिस स्पेसिफिक फंक्शन, ये भी सही है, अपॉन, ये भी सही है। तो देखिए जी दूसरे का दूसरे से मिल गया। फंक्शनल में क्या होता है? ये लीड करता है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, इससे स्पेशलाइजेशन आती है, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इससे ही मैच कर रहा है बी। सी डिविजनल स्ट्रक्चर, इट इज द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की आउटकम है। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो आप कैसी ऑर्गेनाइजिंग करेंगे? वो आपकी डिविजनल होगी या ऑर्गेनाइजिंग? हाँ, और डिविजनल होगी। तो ये देखिए डिविजनल की क्या है? एक आउटकम्स है, ये इससे ही मैच करा और लास्ट बचा इससे ही हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इट मे लीड द इंक्रीज इन कॉस्ट, और इससे क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है कॉस्ट। ठीक है, तो आपका ये सभी सही है, इसका मतलब आपका ऑप्शन डी सही होगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, फोर्थ का, डी का फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुपिंग सिमिलर नेचर ऑफ जॉब इनटू लार्जर यूनिट कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है कि जो ग्रुपिंग करते हैं सिमिलर नेचर की जॉब को लार्ज यूनिट की। It is step of the process of one of the function of management. Identify the function of management. ये मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है, आपको बताना है कौन सा फंक्शन है जिसमें ग्रुपिंग किया जाता है किसको? सेम नेचर की एक्टिविटी को, मतलब डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं जिनको डिपार्टमेंट कहते हैं। समान प्रकृति की जो जॉब होती है, नौकरी होती है, उनको बड़ी इकाइयों में समूहित करने की, जिन्हें विभाग कहा जाता है, प्रबंध के कार्यों में से एक की प्रक्रिया में एक कदम है। प्रबंध की कार्य की पहचान करें। प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, स्टाफिंग होता है। ये होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग, संगठन करना। संगठन करने में क्या होता है कि इसमें डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन इसमें ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इज पॉसिबल इन फंक्शनल स्ट्रक्चर। कार्यात्मक संगठन संरचना में कार्यात्मक विशेषज्ञता संभव है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। अगर आप फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, अगर आप फंक्शनल स्पेशलाइजेशन लाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल कब हो सकती है? जब आप फंक्शनल स्ट्रक्चर कर रहे हैं। जब आप कार्यात्मक संरचना बना रहे हैं तो इसमें आपको कार्यात्मक विशेषज्ञता बिल्कुल संभव है, बिल्कुल मिलेगी। इट इज नॉट बेस्ड ऑन फंक्शन, और ये कार्य पर आधारित नहीं होती, ये बात यहाँ गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये जो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये फंक्शन पर ही होता है, ये कार्य पर ही आधारित होता है, और यहाँ कह रहे हैं कार्य पर आधारित नहीं होता। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका? सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ए तो है आपका सही, लेकिन आर है आपका गलत। दिखाई नहीं दे रहा है, और लास्ट वाला दिखाई दे रहा था सही। कुछ कुछ हाइड हो रहे हैं।
अब सही दिखाई देगा, ठीक है। तो कहाँ हैं हम, यहाँ पर थे। यस। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सही दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। थोड़ा सा और मैं इधर हो जाता हूँ। यस। थोड़ा सा, थोड़ा सा और। चलो। तो यहाँ पर देखते हैं। ensure that the subordinate perform take task on behalf on the manager, thereby the reducing his workload and provided him with a more time and concentrate on the important matter. यह सुनिश्चित करता है कि अधीनस्थ सबॉर्डिनेट जो होते हैं वहां प्रबंध की ओर से कार्य निष्पादित करें, जिससे उनका कार्यभार, किसका कार्यभार, जो प्रबंधक है उसका कार्यभार कम हो जाए और उससे महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिले। मतलब जो आपका प्रबंधक है, प्रबंधक क्या करता है, प्रबंधक के लिए यह क्या कहा गया है कि वो अपने अधीनस्थ को कुछ काम करने के लिए दे दे, अपना ही काम दे दे, जो उसका काम है उनको अपने काम को, अपने काम के बोझ को किसको दे दे, अधीनस्थ को दे दे। उससे क्या होगा, प्रबंध थोड़ा फ्री होगा और वो जो महत्वपूर्ण कार्य है उन पर ध्यान लगा सकेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं, या आपकी अकाउंटेबिलिटी, तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Name the concept that refer to the number of subordinates that can be effectively managed by the superior and determine the number of level management in the organization। कह रहे वह उस अवधारणा का नाम बताइए जो अधीनस्थों की संख्या को संदर्भित करती है जिनके एक वरिष्ठ द्वारा प्रभावी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है और संगठन में के स्तरों की व्याख्या निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, मतलब एक ये वही बात आ गई है कि एक सुपीरियर के नीचे, एक मैनेजर के नीचे कितने सबॉर्डिनेट होने चाहिए, उनकी संख्या, तो उसको बोलते हैं स्पान, स्पान ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की स्पान ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या बोला जाता है इसको, स्पान ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको सही क्या है वो चूज करना है। अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, जवाबदेही सौंपी जा सकती है। अकाउंटेबिलिटी क्या डेलीगेटेड की जा सकती है? पहला सही है या गलत है? गलत है। दूसरा, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली, ये भी गलत है। इसका मतलब दोनों ही गलत है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। आयोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब आपको यहाँ पर क्या करना, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का आपको प्रोसेस, मैंने पहले भी कहा था प्रोसेस याद होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आप करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन होते हैं, बी होता है। उसके बाद आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी होती है, ए होता है। और लास्ट में होता है आपका डी, एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो इसका आंसर सही क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देयर आर मोर चांस ऑफ इंफॉर्मेशन गेटिंग destroyed। विकेंद्रीकरण की स्थिति में सूचना की विकृत होने की संभावना अधिक होती है। क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं होता। डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा चांस होंगे इंफॉर्मेशन के डेस्ट्रॉयड होने में, ऐसा नहीं होता। तो ये गलत कह रहे हैं। दूसरा देखते हैं।
During the decentralization, information does not have to go through long channel. डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि लंबे चैनल से विकेंद्रीकरण के दौरान सूचनाओं को लंबे चैनल से नहीं गुजरना पड़ता है। तो ये बात सही है। अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है तो लंबे पाथ से, लंबे चैनल से गुजरना नहीं होता है, किसको? सूचना को। तो यहाँ पर ए तो है गलत, आर है सही। इसका मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन को किससे मैच करेंगे? डिपार्टमेंटलाइजेशन सेकंड स्टेज पर होता है और ये आ जाएगा आपका यहाँ। एट दिस स्टेज द एक्टिविटी ऑफ द सेम नेचर टुगेदर असाइन टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि जो सेम एक्टिविटी है उनको ग्रुप बना दिया जाता है, उनको अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी देखें तो इसका क्या होगा? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी में होता है तो यहाँ पर वर्क से आ रहा, देखिए ये आ रहा है यहाँ पर, इसका ये हो जाएगा एट दिस स्टेज। इस स्टेज पर क्या होता है? वर्क टू बी कंप्लीटेड एट ईच डिफाइन। ठीक है, यहाँ पर वर्क टू बी कंप्लीटेड, जो वर्क कंप्लीटेड किया जाना है वो क्या होता है? यहाँ पर डिफाइंड हो जाता है, किसको क्या करना है। आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो इससे क्या होगा? इससे हेल्प मिलती है। इट हेल्प टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इससे अगर आप काम की आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं और डिवीजन कर देते हैं वर्क का, तो इससे डुप्लीकेशन नहीं होता है कि एक ही काम को दो दो लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और डी है आपका, एक ही बचा है, स्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है? एट दिस स्टेज इट इज मेड क्लियर दैट फ्रॉम द कैन टेक्स ऑर्डर एंड whom ही इज अकाउंटेबल। किसको किससे ऑर्डर लेना है, इसकी रिलेशनशिप किससे क्या होगी, किसको किससे ऑर्डर लेना है और किसको किसको कौन अकाउंटेबल होगा, किसके प्रति, कौन किसके प्रति जवाबदेही होगी किसकी। तो ये सब क्या था? ये पूरी प्रोसेस थी ऑर्गेनाइजिंग की। किस में क्या होता है, सभी स्टेप यहाँ पर दिए हुए थे। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑन प्लान बाय clarify job, working relationship and effectively deploying resources for attainment of the identified and desired result is called। वह प्रक्रिया जो नौकरियों, कार्य संबंधों को स्पष्ट करके और पहचाने गए और वांछित परिणामों की प्राप्ति के लिए संसाधन को प्रभावी ढंग से तैनात करके योजनाओं को कार्यान्वयन की शुरुआत कराती है, उसे क्या कहा जाता है? नौकरी, कार्य सबको स्पष्ट करना है तो उसको सीधा यही आ जाएगा आपको, ऑर्गेनाइजिंग। इसमें यही तो होता है, इसमें बताया जाता है किस किस को क्या काम करना है। डिपार्टमेंटलाइजेशन बनाया जाता है, ये बनाया जाता है कि किसका किससे क्या संबंध होगा, कैसे किसकी क्या रिलेशनशिप होगा। तो सभी तो आ रहे हैं इसमें, तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। आयोजन, संगठन, मतलब संगठन। नेक्स्ट देखते हैं। The element of the delegation which related to the obligation of the subordinate to properly perform assigned duty is known। authority कहेंगे, अकाउंट रेस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे, अकाउंटेबिलिटी कहेंगे, सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। वित्तायोजन का वह तत्व जो किसी अधीनस्थ को सौंपे गए कर्तव्य को ठीक से निभाने का दायित्व से संबंधित है, उसे क्या कहेंगे? तो नाम ही आ गया इसका, तो दायित्व मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बन जाएगी। तो अगर कार्य सौंपा जाता है तो उसकी ये जिम्मेदारी से रिलेटेड है। किसकी बात हो रही है? जिम्मेदारी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी की बातें हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पर कहा गया है रिलेटेड है ऑब्लिगेशन टू सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म। ये आपकी जिम्मेदारी कि आपको प्रॉपरली परफॉर्म करना है जो आपको ड्यूटी असाइन की गई है उनको, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं। द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच जॉब ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर। देखिए सिमिलर नेचर की जॉब जो होती हैं, कार्य होता है, उनको ग्रुप किया जाता है और वो भी किसके बेसिस पर? फंक्शन के बेसिस पर। तो इसको, इस डिपार्टमेंट को क्या कहेंगे? सीधा सीधा आंसर आ रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं। इन द डिविजनल स्ट्रक्चर
कोऑर्डिनेशन इज इजी, क्या इससे कोऑर्डिनेशन इजी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर कर रहे हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर ऑल functions related to particular product is interchanged in one department। विभागीय संरचना में किसी विशेष उत्पाद से संबंधित सभी कार्य का एक विभाग में एकीकृत होते हैं। तो ये भी बात सही है। क्या हो जाते हैं यहाँ पर? इससे क्या होता है, विभाग संरचना में कोई विशेष उत्पाद उत्पाद है, कोई प्रोडक्ट है, उससे संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो सभी किस में आ जाते हैं? एक डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। एक डिपार्टमेंट में एक वस्तु बनाने से संबंधित जितने भी कार्य होंगे उनको वहां पर शामिल कर दिया जाता है। यह भी बात सही है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A functional structure ensure that different function get due attention। एक कार्यात्मक संरचना यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न कार्यों पर उचित ध्यान दिया जाए। बात तो सही है। बात तो सही है। क्या करता है फंक्शनल स्ट्रक्चर? क्या इंश्योर करता है कि जो डिफरेंट फंक्शन है उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फंक्शनल हेड डू नॉट गेट ट्रेनिंग फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। और जो फंक्शनल हेड होता है वो टॉप मैनेजमेंट से ट्रेनिंग नहीं मिलती है उसको। पोजीशन बिकॉज दे अनेबल टू गेट एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरिया। कार्यात्मक प्रबंधकों को शीर्ष प्रबंध पदों के लिए प्रशिक्षण नहीं मिलता है क्योंकि वे विविध क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। ये बात गलत कह रहे हैं। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं, सही बात है। कार्यात्मक प्रबंध जो होते हैं, शीर्ष प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण नहीं मिलता है। ये शीर्ष की बात करते हैं, उनको प्रशिक्षण नहीं मिलता है क्योंकि वे क्या होते हैं? विविध क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इससे भाई ये भी बात सही है क्योंकि उनको क्या मिल रहा है? उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है। तो क्या है, ये बातें दोनों ट्रू हैं। आगे बढ़ते हैं। द पर्पज ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। जो विभागीकरण है उसका उद्देश्य क्या है? क्यों डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है? टू एडेप्ट चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट में परिवर्तन आ रहे हैं उनको अपनाने के लिए, या फैसिलेट स्पेशलाइजेशन, या विशेषज्ञता को सुगम बनाने के लिए, या फैसिलेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इंटरप्रेटिंग दियर एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। मौजूदा परिचालन से बंधित किए बिना संगठन के विस्तार का विकास सुगम बनाने के लिए या प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने में मदद करने के लिए। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है ताकि विशेषज्ञता आ जाए। फैसिलेट टू स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पिक्चर 1 इंडिकेट द सेंट्रलाइजेशन while पिक्चर 2 इंडिकेट्स डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए यहाँ पर जो एक है इसमें सेंट्रलाइजेशन किया गया है और यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति है जो सबको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति है वो अलग अलग लोगों को कंट्रोल करता है, उसके नीचे भी अलग अलग कंट्रोल आते हैं। तो दोनों चित्र में आपको देखना है और आपको यहाँ पर बताना है। क्या बताना है? यहाँ पर कह रहे हैं, देखिए पिक्चर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ रिलेटेड टू द सेंट्रलाइजेशन। दोनों केंद्रीकरण से संबंधित है। या पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2 बोथ आर रिलेटेड टू द डिसेंट्रलाइजेशन। या ए में क्या था कि पहली पिक्चर क्या करती है? सेंट्रलाइजेशन, जबकि दूसरी दिखा रही है इंडिकेट करती है डिसेंट्रलाइजेशन। बात तो सही है। देखिए यहाँ तो सेंट्रलाइजेशन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति सबको कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये व्यक्ति इसको करता है और इसके नीचे ये दो हो जाते हैं और इसके नीचे ये दो हो जाते हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑथोरिटी को किस तरह से अलग अलग पर्सन के अंडर में अलग अलग ऑथोरिटी जा रही है, सबॉर्डिनेट अलग अलग है। इसके अंडर में भी यहाँ 3 सबॉर्डिनेट हैं, यहाँ पर भी 2 सबॉर्डिनेट हैं। तो ये क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। पहली पिक्चर दिखा रही है आपकी सेंट्रलाइजेशन को और दूसरी दिखा रही है डिसेंट्रलाइजेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लो ऑफ ऑथोरिटी टेक्स प्लेस वर्ड फ्रॉम द सबॉर्डिनेट्स एम्प्लॉय टू टॉप लेवल ऑफिसर्स।
कह रहे हैं अधिकार का प्रवाह अधीनस्थ कर्मचारियों से शीर्ष स्तर के अधिकारियों की ओर ऊपर की ओर होता है। तो अधिकार का प्रवाह ऊपर की ओर होता है या ऊपर से नीचे की ओर होता है? तो ये गलत हो रहे हैं ना, ऊपर से नीचे की ओर होता है, तो इसका मतलब ये सही गलत कह रहे हैं। दूसरा देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। जवाबदेही नहीं सौंपी जा सकती। जो अकाउंटेबिलिटी है कैन नॉट बी डेलीगेटेड, आप उसको डेलीगेटेड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात सही कह रहे हैं, इसको आप डेलीगेटेड नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, जहां पर पहला असत्य है और दूसरा आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द कॉन्सेप्ट विच एक्सप्लेन द मैनर ऑफ विच डिसीजन मेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आर डिवाइडेड अमंग हायरार्किकल लेवल। वह अवधारणा का नाम बताइए जो निर्णय लेने की जिम्मेदारियों को पदानुक्रमित स्तरों के बीच विभाजित करने के तरीके को समझाती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, स्पान ऑफ मैनेजमेंट होगा, डेलीगेशन होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, एक्सप्लेन मैनर इन विच डिसीजन मेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है डिवाइडेड। देखिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसीजन लेने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या हो रही है? डिवाइडेड हो रही है एमंग द हायरार्किकल लेवल। तो यहाँ पर पदों के अनुक्रम, जैसे जैसे पद हैं उसमें क्या हो रहा है? डिवाइड हो रही है रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको आप क्या कहेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या हो जाएगा आपका? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल वेयर मेनली इज सिंगल प्रोडक्ट इज सोल्ड। कार्यात्मक संरचना वहां उपयुक्त है जहां मुख्य रूप से एक उत्पाद बेचा जाता है। वहां पर सही होगी क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर? ये तो बात सत्य है। जहां पर कहाँ पर? जहां पर वहां सुटेबल होगी जहां पर सिंगल प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, ठीक है, वहां फंक्शनल स्ट्रक्चर हो सकता है। दूसरा, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, फॉल्स है, पहला फॉल्स। अच्छा दूसरा पढ़ते हैं। इवन आफ्टर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बाद मैनेजर कैन नॉट बी एस्केप द अकाउंटेबिलिटी। देखिए आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करने के बाद भी अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच सकते। उसका प्राधिकरण का प्रत्यायोजन के बाद भी प्रबंधक जवाबदेही से नहीं बच सकता, फिर भी प्रबंध की जवाबदेही रहेगी। इसका मतलब दोनों कथन ही यहाँ सही है। देखिए बेशक आप डेलीगेशन कर दें लेकिन मैनेजर को फिर भी जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सही है आपको वो बताना है। लीड्स टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब एंड फैसिलिटेट्स स्पेशलाइजेशन, बात बिल्कुल सही कही जा रही है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका एलोकेशन होता है जॉब का, बिल्कुल होता है जॉब का एलोकेशन, और साथ में फैसिलिटेट्स भी होती है स्पेशलाइजेशन। मतलब इससे क्या होता है कि कार्य के नौकरियों में व्यवस्थित आवंटन हो की ओर ले जाता है और विशेषज्ञता की सुविधा भी देता है। पहला बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये होता है। बाकी ऑप्शन बस यही सही होगा क्योंकि इसमें दूसरा दो तो है नहीं। फिर भी देख लेते हैं। रिड्यूस रिस्क इन द अनसर्टेनिटी, ऐसा नहीं होता है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन से रिस्क तो फिर भी होगा। हेल्प इन द ऑब्टेनिंग कंपटेंट पर्सनल कंपटेंट, तो फिर भी होता है। और जजेस एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अकाउंटेबिलिटी कैन बी एंटायरली डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी फ्लो डाउनवर्ड, अकाउंटेबिलिटी रेफर टू answerability for final outcomes of the assigned task, or accountability means the right of an individual to the command is subordinates। तो अकाउंटेबिलिटी से क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी रेफर करती है आंसरेबिलिटी फाइनल आउटकम्स ऑफ द असाइंड टास्क, कि आपने जो अंतिम परिणाम के लिए जवाबदेही से तात्पर्य क्या है? जो आपको काम सौंपा गया है, सौंपे गए काम के अंतिम परिणाम के लिए आपकी जवाबदेही से है कि आपका कार्य कैसा हुआ, आपको जवाब देना है। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था और ये हो सकता है आपको दिखाई ना दे, इसलिए मैंने इसमें अपने आप को हाइड कर दिया है। अब आप आसानी से देख सकते हैं। एंजल प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर एथलेटिक फुटवियर। क्या मैन्युफैक्चर करती है एंजल प्राइवेट लिमिटेड? एथलेटिक फुटवियर। ओवनिंग टू हिज priority among sports team occur in the country, it recently decided to enter into manufacture sport clothing and accessories. एंजल प्राइवेट लिमिटेड फुटवियर बनाती है। देश भर में खेलों की टीम के बीच अपनी लोकप्रियता के कारण इसने हाल ही में अभी फिलहाल खेल के कपड़े और सहायक उपकरण का निर्माण में प्रवेश करने का भी फैसला लिया है कि भाई एक काम करते हैं, इसने सोचा है कि हम सहायक उपकरण भी बनाएंगे और कपड़े, खेल के कपड़े भी बनाएंगे, क्लॉथ भी बनाएंगे। तो ये पूछ रहे हैं टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज सुटेबल फॉर द कंपनी। तो आपको बताना है कंपनी के लिए संगठनात्मक का कौन सी संरचना उपयुक्त होगी। फंक्शनल डिवीजन होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होगा, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होगा। तो सही आंसर होगा इसके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या होगा? विभागीय संरचना अच्छा होगा कि अलग अलग विभाग बना ले, अलग अलग डिपार्टमेंट बना ले, अलग अलग डिवीजन बना ले और उसके वो उसको फिर कंट्रोल करेंगे जो भी उसके रिलेटेड अधिकारी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। देखिए दोबारा पूछा जा रहा है ऑथोरिटी। तो ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अधिकार प्रत्यायोजित नहीं किए जा सकते। और दूसरा कह रहा है इट अराइज फॉर्मल पोजीशन। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। ए तो है फॉल्स लेकिन आर है आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच परफॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन जॉब आर एलोकेटेड टू द मैनेजर of each department accordance with their skills and competencies। संगठन कार्य करते समय प्रत्येक विभाग के सदस्यों को उनके कौशल और योग्यता के अनुसार कार्य आवंटित किए जाते हैं। बात तो सही है कि संगठन कार्य करते समय क्या होता है कि प्रत्येक विभाग के सदस्य को उनके जैसा जिसका कौशल होगा, योग्यता होगी, उसके अनुसार उनको कार्य आवंटित किए जाते हैं। बात तो ये सही है ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन में। तो इसको क्या होगा यहाँ पर सही? इसको क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे आप असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटीज देते समय उनके जो कौशल को और योग्यता को ध्यान दिया जाता है, मतलब उनकी स्किल को और उनकी कॉम्पिटेंसी को ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट में है आपका यहाँ पिक्चर द पिक्चर गिवन इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू। यहाँ पर दिया गया चित्र बहुत निकटता से संबंधित है। किससे निकटता से संबंधित है? एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ दिखाया गया है कि ये है आपका डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। यहाँ पर क्या होता है? कानाफूसी ज्यादा होती है, कान में बातें ज्यादा होती हैं। इसमें ऐसे ग्रुप जुड़ जाते हैं जो कि आपके औपचारिक नहीं होते, अनौपचारिक होते हैं। जैसे लंच कर रहे हैं, उस पर ही ग्रुप बन गया है, वहां पर बातें होती हैं, बुराइयां होती हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। क्या ये ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस का आउटकम्स होती है? तो बात सही है, यहाँ पर होती है, बिल्कुल होती है। ऑर्गेनाइजिंग रेफर टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट कैन बी इफेक्टिव इन मैनेजमेंट। ये तो स्पान की बात करें तो ये गलत है। एक मैनेजर के नीचे कितने सबॉर्डिनेट होने चाहिए? तो स्पान की बात हो रही है, स्पान ऑफ मैनेजमेंट। तो ये गलत है, इसका मतलब ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेफर टू द रिटेंशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बाय हायर मैनेजमेंट लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है, स्पान ऑफ कंट्रोल होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है। तो सही होगा आपका सेंट्रलाइजेशन। ये क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है उच्च प्रबंध स्तर द्वारा निर्णय लेने का अधिकार को बनाए रखना। तो ये होता है आपका क्या? केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। जो डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो टॉप लेवल, हायर लेवल मैनेजमेंट अपने पास ही रखता है। और अगर इस शक्ति को अपने नीचे भी आगे वालों को भी दे देता है तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन यहाँ तो सेंट्रलाइजेशन है क्योंकि वो अपने पास ही रख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिफाइन एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेज एंड स्टेब्लिशिंग ऑथर ऑथर रिलेशनशिप अमंग देम। डायरेक्टिंग होता है, स्टाफिंग, मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग। आयोजन में होता है कि गतिविधियों को परिभाषित करना और उनको समूहन करना, ग्रुपिंग करना और उनके बीच में संबंध स्थापित करना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो वो ऑर्गेनाइजिंग होता है। आयोजन मतलब संगठन होता है।
नेक्स्ट देखते हैं, refer to the obligation of subordinate to properly perform the assigned duty। किसी अधीनस्थ के सौंपे गए कर्तव्य को ठीक से निभाने के दायित्व को संदर्भित करता है। अधिकार, जिम्मेदारी, जवाबदेही, प्रतिनिधित्व। तो सही होगा आपका बी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है? ओब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म असाइन ड्यूटी। जो आपको ड्यूटी दी गई है उसको आप सही प्रकार से करें, ये आपका होता है ओब्लिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेफर टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम द सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। ऊपर से नीचे को जा रही है ऑथोरिटी, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजिंग, डिसेंट्रलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी या डेलीगेशन। तो ये होता है डेलीगेशन। ठीक है, डेलीगेशन में क्या होता है कि यहाँ पर ऑथोरिटी डाउनवर्ड होती है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, an organization structure is deliberately designed by the management to facilitate smooth functioning of the organization, which following is the not feature of such structure। इस तरह का कह रहे हैं संगठन के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए शीर्ष प्रबंध द्वारा जानबूझकर एक संगठन आत्मक संरचना तैयार की जाती है। इनमें से कौन सी संरचना इस विशेषता की नहीं है? तो विवार, ये होगी आपकी सी। विवार के मानक आधिकारिक रूप से निर्धारित नियमों और विनियमों के बजाय समूह मानदंडों को विकसित करना। स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व फॉर ग्रुप नॉर्म्स रेदर देन ऑफिशियली लीड डाउन रूल रेगुलेशन। ऑफिशियली जो लीड रूल एंड रेगुलेशन है उनको नहीं कर रहे आप, अलग रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं और ग्रुप बना रहे हैं, तो ये किसकी विशेषता नहीं है आपकी, जो जानबूझकर संगठन बनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, और आपको यहाँ मैच करना है, और मैच करते हैं यहाँ पर आपका ऑथोरिटी की बात करते हैं। तो ऑथोरिटी को आप किससे मैच करेंगे? ऑथोरिटी को आप कहेंगे कि राइट होता है आपका इंडिविजुअल टू कमांड, किसी को कमांड देने का, कि वो कमांड दे सकता है, उसकी ऑथोरिटी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा आपका ओब्लिगेशन होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ओब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी, जो भी काम दिया गया हो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है यहाँ पर अवेयरनेस, आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम्स ऑफ द असाइन टास्क। तो आंसर क्या होगा आपका? बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ इनिशिएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लियरिफाइंग जॉब एंड वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली डेवलपिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द अटेनमेंट आइडेंटिफाई एंड डिजायर रिजल्ट इज नोन एज। सीधा सीधा आंसर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की बात हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पर? प्लान, यहाँ पर प्रोसेस कह रहे हैं इनिशिएटिव, इम्प्लीमेंटेशन, प्लान बाय क्लियर, फिर जॉब। जॉब की क्लियरिटी हो रही है, वर्किंग रिलेशनशिप हो रही है, इफेक्टिवली तो रिसोर्सेज को भी बताया जा रहा है, ऑर्गेनाइजिंग की ही बातें हो रही हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन होगा, आयोजन मतलब संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, harmonious adjustment of different part in the order to realize a specific goal is called organizing। क्या बात सही है? कह रहे हैं किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों का सामंजस्यपूर्ण समायोजन आयोजन कहलाता है। बिल्कुल, संगठन यही तो होता है। क्या होता है संगठन? के आपका सामंजस्य स्थापित करना अलग अलग विभागों के बीच में, यही तो होता है। बिल्कुल होता है, तो सही कह रहे हैं पहला। दूसरा देखते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस gives a clear account of the performance of different activity and authority enjoy each employee। आयोजन प्रक्रिया प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्राप्त विभिन्न गतिविधियों और अधिकारों के बीच प्रदर्शन का स्पष्ट विवरण देती है। तो दोनों ही क्या है? कथन बिल्कुल सही है, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंटलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। क्या ये फर्स्ट स्टेज होती है? बिल्कुल गलत, ये फर्स्ट स्टेज नहीं होती है। दूसरा, अंडर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस द फ्रीडम टू टेक डिसीजन एंजॉयड बाय द एम्प्लॉय रिजल्ट इन द इंक्रीज द वर्कलोड ऑन द टीम दैम एंड क्रिएट ऑब्स्टकल इन द ग्रोथ। संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत कर्मचारियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बिल्कुल होती है, नहीं होती।
जिसके परिणाम स्वरूप उन पर कार्यभार बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है, और विकास में बाधा उत्पन्न होती है, ये भी गलत कह रहा है। मतलब दोनों ही बातें गलत हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? दोनों ही आपके असत्य हैं, बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी टू ईज इन द डिवीजन स्ट्रक्चर, कह रहे हैं विभागीय संरचना में जवाबदेही तय करना आसान होता है। क्या ये आसान होता है? बिल्कुल होता है आसान। अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो उसमें अकाउंटेबिलिटी आप आसानी से फिक्स कर सकते हैं, सही कह रहा है ये। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा देखते हैं, इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल फॉर द मैनेजर ग्रोथ। जो आपकी सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी है, मतलब कार्यात्मक संरचना में प्रबंधकीय विभाग के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया यहाँ। कार्यात्मक संरचना, फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होते, ये गलत कह रहे हैं। तो इसका मतलब आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी सही होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको मैच करना है एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ। तो एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होगा? ये हेल्प करती है इंक्रीज करने में कस्टमर बेस। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं स्पेशलाइजेशन का, तो इससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग सिमुलेट्स क्रिएटिव एमंग द मैनेजर। बेनिफिट ऑफ और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, क्या गलत हो गया? पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। ये गलत है आपका, ये गलत है। यहाँ इसको दोबारा, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो बेनिफिट स्पेशलाइजेशन का क्या होगा? इसका बेनिफिट होगा रेस्पेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क अलो वर्कर टू गेन एक्सपीरियंस दैट एरिया। जब एक ही वर्क को वो बार बार करेगा, उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो इससे स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। ये किससे होगा? दूसरा होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इससे क्या होगा? प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब, अवॉइड ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से बचने के लिए आपका प्रॉपर असाइनमेंट है जॉब का, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये सीधा एक ही बचा आपको, ऑर्गेनाइजेशनल सिमिलरिटी क्रिएटिव एमंग द मैनेजर्स, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एक मैनेजर है आपके, डायरेक्टर। फिर यहाँ पर क्या है आपके? यहाँ पर आपके गारमेंट्स हैं, यहाँ आपके फुटवियर हैं, यहाँ आपकी स्किन केयर है, और यहाँ पर आपका कॉस्मेटिक्स है। तो 1 2 3 4 ये डिपार्टमेंट बना दिए हैं। फिर इसमें यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज बनाया गया है, मार्केटिंग बनाया गया है एक हेड, और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हेड बनाया गया है, और एक यहाँ पर परचेजिंग हेड का हेड यहाँ पर बनाया गया है। तो आपको क्या बताना है? आपको आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, या दोनों है? तो सही आंसर होगा डिविजनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर डिवीजन बनाए गए हैं, काम अलग अलग डिवीजन है, यहाँ कॉस्मेटिक है, यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिवीजन है। तो इन डिवीजन के अलग अलग हेड हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following point important of organizing highlighted that doing these tasks time and assign allow worker gain experience in that area। तो इससे क्या होगा? इससे विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। अगर इससे क्या होगा? अगर आप क्या करें, संगठन के महत्व निम्नलिखित में कौन सा बिंदु इस बात पर प्रकाश डालता है कि इन कार्यों को बार बार करने से जो कार्य को करने वाला है उस क्षेत्र का उसको अनुभव प्राप्त हो जाएगा, तो इससे विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। जब एक ही कार्य को एक क्षेत्र में कार्य बार बार करेगा तो उससे क्या मिल जाएगा? उसको विशेषज्ञता का हमें लाभ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following point does not highlighted importance of organization? importance organization की क्या नहीं है? does not highlighted expansion of growth, assignment of duties, development of personal, या effective administrative। तो यहाँ पर assign of duties ये highlighted यहाँ importance में नहीं आता है, assignment, ठीक है। ये किस में नहीं आता? importance में नहीं आता है ये, ठीक है। importance की बात हो रही थी। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ आपको पिक्चर दी हुई है और आप में इसमें देख रहे हैं आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन मैनेजमेंट। जो यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, इलिस्ट्रेटेड किया गया है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन है, डिपार्टमेंटलाइजेशन है, या सेंट्रलाइजेशन है? तो यहाँ पर होगा आपका डेलीगेशन।
आप प्रतिनिधित्व मंडल, आप डेलीगेशन देख रहे हैं कि किस तरह से ये अपनी थोड़ी सी कार्य अपना दूसरे को सौंप रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसको चाबी सौंप रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इसको यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी सौंप रहा है कि देखो भी इस ताले को आप अब खोलोगे, आपकी ऑथोरिटी है, आपकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाबी भी संभाल कर रखनी है और इस ताले को आप ही खोलोगे। मतलब क्या हो रहा है, डेलीगेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइटेड दैट एट दैट स्टेज ऑर्गेनाइजेशन मेड क्लियर दैट फ्रॉम ऑफ विच इंडिविजुअल टेक ऑर्डर एंड टू होम। किसको किससे ऑर्डर लेना है, कौन किसके प्रति अकाउंटेबल होगा, कौन किसके प्रति जवाबदेही होगी किसकी, तो कौन सा स्टेप में ऐसा आता है, तो ये और किस में, ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो कौन से स्टेप स्टेप में ये आता है कि किसकी क्या ड्यूटी होगी, कौन किसको किसको रिपोर्टिंग करेगा, किसका रिलेशनशिप कैसा होगा, तो वो होता है स्टेब्लिशमेंट, स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है औपचारिक संगठन के लाभ के लिए सत्य नहीं है। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, इजी टू गेट गोल्स, और डिले इन द वर्क, और स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। तो डिले नहीं होता है, वर्क में डिले नहीं होगा, ये गलत है। काम में देरी नहीं होगी औपचारिक संगठन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा फीचर नहीं है इनफॉर्मल का। तो कह रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट द डेलिबरेटेड डेलिबरेटरल created, इट हैज नो प्लेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ट। तो सही क्या होगा आपका, बी। ये फास्टर स्प्रेड इंफॉर्मेशन, इसमें फास्टर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ये क्या है आपका इनफॉर्मल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर इससे सूचनाओं को तेजी से प्रसार होता है। इज नॉट ट्रू, तो सूचनाओं का तेजी से प्रसार होता है, ये इसका क्या है, ये फीचर नहीं है। इट इज नॉट ट्रू, ये फीचर नहीं है, इसमें जानबूझकर नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह औपचारिक संगठन पर आधारित होता है। ठीक है, जब आप औपचारिक बनाएंगे तभी ये बनता है। संगठन का चार्ट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी सही है, लेकिन ये ये सही नहीं था, बी। इसमें सूचनाओं का तेजी से प्रसार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू द सुटेबिलिटी ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो क्या सुटेबिलिटी नहीं है, वेयर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड मार्किंग मेथड आर रिक्वायर्ड। तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट हाईलाइटेड इन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का एलिमेंट कौन सा नहीं है, डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों क्या है, ये तो होते हैं एलिमेंट, लेकिन ये नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, जब आप डेलीगेशन करते हैं तो उसमें ऑथोरिटी का भी होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का भी डेलीगेशन होता है, अकाउंटेबिलिटी का भी होता है, लेकिन डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी हाईलाइटेड, इट मेक्स द मैनेजमेंट बेटर लीडर एंड डिसीजन मेकर। तो आपको बताना है इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, जो हाईलाइटेड हुआ है, जो करता है मैनेजर को बेटर लीडर डिसीजन मेकर में। तो क्या होगा यहाँ पर, इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, बेटर कोऑर्डिनेशन। तो क्या है यहाँ पर, इंपोर्टेंस ऑफ ऑथोरिटी हाईलाइटेड दैट मेक्स मैनेजर बेटर लीडर, जो बेटर लीडर बनाएगा और डिसीजन मेकर में, तो वो होगा आपका बी, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। इससे क्या होगा, कर्मचारी का विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां द वर्क इज डिवाइडेड इनटू द मैनेजर एक्टिविटी एज फार एज फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इज कंसर्न। कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का द वर्क इज डिवाइडेड इनटू मैनेजर मैनेजेबल एक्टिविटी एज फार एज फर्स्ट, जहां तक आयोजन की प्रक्रिया के पहले चरण का संबंध है, कार्य का प्रबंधीय गतिविधियों में विभाजन किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा,
इसकी सहायता से दोहराव से बचा नहीं जा सकता, ये गलत कह रहा है, देखो बचा तो जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी आपका सही होगा। तो देखिए वीडियो कैसी लगी, हाँ वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि एक यही चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ दे रहा है, जो कि आपके लिए आपके उद्देश्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी से इस चैनल की सपोर्ट होगी और ये चैनल उन तक रीच करेगा जिन लोगों तक जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, मतलब जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।